गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में देखिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ओके, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड फार्मूलेज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, ओके, वेयर P इज प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R that is universal gas constant, okay, T absolute temperature, number of moles that is N is equal to mass divided by molar mass। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज सिम्बॉलिकली क्या लिखेंगे हम, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ओके। तो कैपिटल M मतलब मोलर मास, स्मॉल m मास ऑफ द गैस। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस। नाउ 1 मोल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखिए, PV इज इक्वल टू RT, ओके। दिस इज द इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। नाउ 1 मोल ऑफ गैस दैट कंटेन्स हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दैट फिगर इज कॉन्स्टेंट, ओके, एंड दैट इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो इस इक्वेशन को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना होगा, वेयर Na इज एवोगाड्रोस नंबर, ओके। तो PV इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय Na। देखिए R कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है। देखिए R अपॉन Na मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल केल्विन होते उसकी वैल्यू, एंड एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये फिगर आती है स्टूडेंट 1.38 10⁻23। देखिए याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31, ओके, तो उसका उल्टा याद रखिए 138, दैट इज़ 1.38, ओके। और ये फिगर ऊपर आने के बाद 10⁻23 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाता है, एंड दिस इज नोन एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ओके। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का सिंबल यहाँ पर लेते हैं हम K। Therefore, R upon Na is equal to Boltzmann constant. So this equation becomes PV is equal to KT. Okay. तो ये K Boltzmann constant होता है। So देखिए NR constant है, okay, K constant है। So this is the formula, short formula. PV is equal to, that is PV directly proportional to T. Pressure and volume का product absolute temperature को directly proportional होता है स्टूडेंट। ना देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ डिफरेंट लॉज यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स रिलेटेड टू पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ देखिए बॉयल्स लॉ, ओके। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है, मतलब बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है गैस का, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड है यहाँ पर चार्ल्स लॉ, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, राइट। अगर यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। इसका मतलब क्या है कि P1 T1 आर द इनिशियल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स ऑफ गैस, P2 V2 आर द फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर्स ऑफ द गैस, ओके। थर्ड है गे-लुसाक्स लॉ, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर कांस्टेंट। नाउ अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो कंपेरेटिव फार्मूला V1 बाई V2 इज इक्वल T1 बाई T2, ओके। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, ओके, एंड प्रेशर कांस्टेंट मतलब विच प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ नंबर 4 एवोगाड्रोस लॉ।
देखिए एवोगाड्रोस लॉ दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर ओके कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर सेम वॉल्यूम है गैसेस का एंड अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं स्टूडेंट. सो n1 इज इक्वल टू n2. देन नंबर 5 Dalton's law of partial pressures. That means total pressure of mixture of all gases is equal to the summation of individual pressures of the gases P1 plus P2 plus up to Pn. इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए कि अगर n नंबर ऑफ गैसेस है ओके और उन सब का वॉल्यूम सेम है ओके अगर फर्स्ट गैस के अंदर बाकी सारे गैस हम मिक्स कर देते, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज होगा और टोटल प्रेशर कितना होता है? दैट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस. ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ओके देखिए वी नो दैट अकॉर्डिंग टू assumptions of kinetic theory of gases that gas molecules are always in the state of random motion. So every gas molecules are moving in different direction with different magnitude of speeds. Okay, let the speed of gaseous molecules are v1 v2 v3 up to vn. n is number of molecules. तो यहाँ पर mean speed या फिर average speed क्या होगी? v average okay is equal to v1 plus v2 plus v3 up to vn divided by n, where n is total number of molecules. तो ये एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू होती है. ओके देखिए मीन वैल्यू जो होती है मतलब v एवरेज ओके इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. देखिए गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है ना. वेलोसिटीज़ तो हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन देखिए अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओके राइट साइड अगर वेक्टर्स होते हैं तो वी कंसिडर देम एज पॉजिटिव. द वेक्टर्स दैट मीन्स वेलोसिटीज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन आर कंसिडर नेगेटिव. वेलोसिटीज विच आर मूविंग अपवर्ड आर पॉजिटिव. वेलोसिटीज विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड आर नेगेटिव. राइट, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेते हैं स्टूडेंट तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि मूव द वेलोसिटीज़ मूविंग अपवर्ड एंड राइट साइड आर मोर कंपेयर टू डाउन साइड एंड लेफ्ट साइड, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का ज़्यादा होगा तो वी एवरेज की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है. या फिर अगर पॉसिबिलिटी ये है कि मूविंग डाउनवर्ड एंड मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ओके आर मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर एडिशन जो होगी वो निगेटिव आ सकती है, इसलिए वी एवरेज की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है. ओके या फिर ये न्यूट्रलाइज करके जीरो भी आ सकती है. तो एवरेज वैल्यू ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है. नो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड मोलर मास ये फार्मूला है. और एक फार्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 8 RT डिवाइडेड बाय पाई एम. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31. okay T absolute temperature, m molar mass molecular weight. now root mean square velocity. देखिए एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ओके लेकिन हमें यहाँ पर RMS वेलोसिटी हम निकालते हैं, इसलिए टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव एंड जीरो देखिए इसी को यहाँ पर स्क्वायर लिखा है. मतलब इंडिविजुअल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर लेते हैं स्टूडेंट तो पॉजिटिव वेलोसिटी अगर है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाई n. दिस फिगर गिव्स द स्क्वायर मीन वैल्यू. ओके अगर उसका स्क्वायर रूट लेते तो हमें मिलेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. ओके सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय वी RMS इज इक्वल टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाय n, and this value VRMS is always positive. Right student? Now VRMS can be written as root 3 PV by m.
प्रेशर V का यहाँ पर मतलब वॉल्यूम है और m मोलर मास। ओके, नाउ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पर हम NRT लिख सकते हैं, NRT, राइट। इस तरह से ये फॉर्मूला होगा VRMS के लिए स्टूडेंट्स। ओके, या फिर इफ़ देखिए n इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं हम, तो ये फॉर्मूला क्या होगा फिर, इज इक्वल टू रूट 3RT बाय m, राइट। नो अब यहाँ पर कंपेरेटिव फार्मूला लिखा है, देखिए VRMS1 टू VRMS2। ओके, रूट T1 बाई T2 इंटू M2 बाई M1। अगर दोनों गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल सेम है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो M1 मतलब मोलार मास ऑफ फर्स्ट गैस, M2 मोलार मास ऑफ सेकंड गैस। जैसे कि देखिए कुछ मोलार मास यहाँ पर हम लिखेंगे, मोलार मास या फिर मॉलिकुलर वेट। ओके, M के लिए नंबर 1 देखिए ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, 32। ओके, सेकंड हाइड्रोजन दैट इज़ 2, थर्ड नाइट्रोजन दैट इज़ 28। तो ज़्यादातर MCQ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू VRMS, ओके, और मोलार मास से रिलेटेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इससे रिलेटेड पूछते हैं, तो आप ये याद रखिए। ओके, थर्ड टाइप है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज़ गिवन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वहाँ पर एक ग्राफ मैक्सवेल ने निकाला था कि अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी ली थी एंड अलोंग वाई एक्सिस वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक कंटेनर के अंदर सब गैसेस मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम तो नहीं रहती। ओके, तो जो एवरेज स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड जो होती है, ओके, दैट परचेज बाय मेनी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैक्सिमम से कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी मैक्सिमम वैल्यू से। तो इस तरह से अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पर होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू रूट 2RT बाई m। ओके, नाउ अब यहाँ पर 3 तरह के स्पीड्स हमें मिलते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी, देन VRMS एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, देखिए अब एवरेज वेलोसिटी और VRMS का रिलेशन क्या होगा। देखिए VRMS क्या है यहाँ पर, दैट इज़ रूट 3RT बाई m, ये VRMS के लिए वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हैं तो 3RT बाई m को क्या लिखेंगे, VRMS। तो यहाँ पर 8/3 पे आता है ना, सो रूट 8/3 पाई इंटू VRMS, ये दोनों के बीच रिलेशन है। नाउ रूट 8/3 पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0.92। तो एवरेज स्पीड और VRMS के बीच रिलेशन क्या है स्टूडेंट, V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 0.92 टाइम्स VRMS, मतलब एवरेज स्पीड VRMS से कम ही होती है, RMS वेलोसिटी से ये कम होगी। ओके, उसी तरह से देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और VRMS के बीच रिलेशन क्या होगा। देखिए 3RT बाई m ये VRMS का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, रूट 3RT बाई m को हम VRMS लिखेंगे और रूट 2/3 यहाँ पर फैक्टर रहेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.816, या फिर इसको हम 0.82 ऐसे भी याद रखेंगे, बिकॉज ये 0.92 है तो ये 0.82 याद रखिए। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज़ 0.82 टाइम्स VRMS, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम होती है इसमें। अब कंपेयर करके यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, RMS स्पीड, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, उसके बाद एवरेज स्पीड और उसके बाद लास्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये यहाँ पर लिखा है, देखिए VRMS इज़ ग्रेटर देन V एवरेज इज़ ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड उससे रिलेटेड फिर काइनेटिक एनर्जी। देखिए
फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS²। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, देखिए इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक कैपिटल V मतलब वॉल्यूम होगा, कैपिटल V का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। ओके, और VRMS हमने यहाँ पर RMS सफिक्स लिखा है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M का मतलब टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम, दैट गिव्स डेंसिटी। ओके, तो ये एक फार्मूला है। नाउ टोटल मास ऑफ द गैस कैपिटल M कैन बी रिटन एज N इंटू स्मॉल m। देखिए स्मॉल m का मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ओके, इनटू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो दैट गिव्स टोटल मास ऑफ द गैस। ओके, तो कैपिटल M को हम यहाँ पर कैपिटल N इंटू स्मॉल m ऐसे लिखेंगे। ओके, नो PV इज इक्वल टू 2/3 N। ओके, V इधर आ गया, N बाहर निकलता है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर, हाफ m VRMS²। देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, तो देखिए यहाँ पर 2/3 और N ब्रैकेट के बाहर लिखा है हाफ m VRMS²। तो हाफ m VRMS² मतलब क्या होता है यहाँ पर कि दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। देखिए हाफ m VRMS² दैट गिव्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो एक गैस मॉलिक्यूल की यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट गिव्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दैट मीन्स n इंटू हाफ m VRMS² इज इक्वल टू, अब ये 2/3 इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 PV। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, 3/2 PV। ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो PV के जगह पर हम लिखेंगे nRT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट हाफ m VRMS², ये एक फार्मूला है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद 3/2 PV एक फार्मूला है, और 3/2 nRT ये भी फार्मूला है। नाउ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है ना, तो अगर हम वॉल्यूम इधर लाते तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या बचता है फिर 3/2 P। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 3/2 nRT। अब पर मोल मतलब यहाँ पर डिवाइड बाई n करना होगा, तो n कैंसिल, तो 3/2 RT ये फार्मूला मिलता है स्टूडेंट। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी पर मास, तो मोलार मास से यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड बाय कैपिटल M दैट इज मोलार मास। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये यहाँ पर मोल है। ओके, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इसको, तो हमें एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो 3/2 RT डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ओके, देखिए R/NA यहाँ पर लिखा है R/NA दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसको हम K लिखेंगे 3/2 KT। तो इस तरह से ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के लिए फार्मूलेज है स्टूडेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर रिलेशन बिटवीन CV, CP एंड गामा। व्हाट इज CV? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP specific heat capacity of gas at constant pressure, and gamma is the ratio of CP to CV। देखिए gamma का फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है। ओके, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, देखिए स्मॉल f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, दैट इज the possibility of gas molecules along which it can freely move or have kinetic energy. That means degree of freedom
इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज along which the molecule can have energy, and molecule possess energy on account of its translational motion, rotational motion and vibrational motion. Okay, so that is degree of freedom. Now internal energy for n mole of gas, उसके लिए एक जनरल फार्मूला देखिए, U is equal to F by 2 nRT. F degree of freedom, okay, n number of moles, R universal gas constant, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो इस फॉर्मूले से हम n मोल ऑफ गैस के लिए कितनी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी ये निकाल सकते हैं स्टूडेंट. वैसे देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1 मतलब 1 मोल ऑफ गैस की इंटरनल एनर्जी, तो n के लिए यहाँ पर क्या लिखना है 1. सो U इज इक्वल टू F बाई 2 RT. ओके, n मोल ऑफ गैस के लिए और इधर 1 मोल ऑफ गैस के लिए. नाउ CV इज इक्वल टू DU बाई DT होता है. नाउ CU इज इक्वल टू मतलब इस इंटरनल एनर्जी का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, F बाई 2 NR, F बाई 2 NR. ओके, नाउ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट इज नोन एज मेयर्स रिलेशन. तो CP के लिए फॉर्मूला क्या होगा, CV प्लस R. नाउ CV की वैल्यू देखिए F बाई 2 NR है प्लस दिस R. ओके, तो यहाँ पर CP के लिए जनरल फार्मूला होगा FN बाई 2 प्लस 1 इंटू R. सिर्फ यहाँ पर R कॉमन निकलता है स्टूडेंट. ओके, नो गामा इज इक्वल CP बाई CV. CP की वैल्यू ये और CV की वैल्यू F बाई 2 NR, और इन दोनों का रेशो लेते हैं स्टूडेंट हम, तो यहाँ पर ये आता है 1 प्लस 2 अपॉन FN. नो 1 मोल ऑफ गैस के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखनी है. ओके, तो U इज इक्वल टू F बाई 2 RT, n की वैल्यू 1 होगी. CV की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पर F बाई 2 R. ओके, CP दैट इज़ CV प्लस R. तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n की वैल्यू 1 रखिए तो F बाई 2 प्लस 1 इंटू R. और गामा के लिए ये जनरल फार्मूला है फॉर n मोल, और 1 मोल के लिए फिर n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F, वेयर F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए फॉर मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, बिकॉज सिंगल मॉलिक्यूल है मोनोएटमिक, जैसे ऑर्गॉन, नियॉन. ओके, तो सिंगल मॉलिक्यूल अगर है मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल, तो इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो देर आर 3 इंडिपेंडेंट वेज अलोंग विच द मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी स्टूडेंट. तो देखिए फॉर मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, और गामा की वैल्यू ये फिक्स होती है. ओके, इसमें मतलब चेंजेस नहीं आएंगे. जैसे यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो U कितना होगा यहाँ पर 3 बाई 2 RT, राइट. CV की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू 3 रखनी है, 3 बाई 2 R. अब 3 बाई 2 R में देखिए एक R ऐड कीजिए, जैसे CP इज इक्वल CV प्लस R, तो 3 बाई 2 R प्लस R दैट इज़ 5 बाई 2 R. ओके, गामा मतलब इन दोनों का रेशो है, तो 5 बाई 2 R डिवाइड बाई 3 बाई 2 R, तो यहाँ पर 5 बाई 3 होगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 1.67. तो मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट. ओके, वैसे डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और कौन से मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज़ लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. एंड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, F की वैल्यू 5. नाउ सेम यही फॉर्मूला अब F की जगह पर 5 रखना है स्टूडेंट, तो U इज इक्वल टू 5 बाई 2 RT, CV इज इक्वल टू 5 बाई 2 R, CP इज इक्वल टू 7 बाई 2 R. इन दोनों का अगर रेशो लेते हैं तो 7 बाई 5 होगा, दैट इज़ गामा 1.4. देखिए एयर के अंदर मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर गैसेस जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5 होती है. जैसे एयर में देखिए मैक्सिमम नाइट्रोजन है. ओके, मैक्सिमम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मतलब N2 डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.4 डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए. बाकी 21% क्या होगा
मतलब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, O2, O भी डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.4। ओके, बाकी बचा हुआ 1% जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। तो एयर के लिए भी गामा की वैल्यू 1.4 ही होती है स्टूडेंट, बिकॉज एयर इज कंसिडर एज डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। नो फॉर ट्राइएटॉमिक मतलब नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैं, बाकी सब के लिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 कंसिडर करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, देखिए 6/2 मतलब 3 RT, CV की वैल्यू 3R, CP की वैल्यू 4R, गामा इज इक्वल टू 4/3 दैट इज़ 1.33। ओके स्टूडेंट, तो ये इतना पार्ट यहाँ पर रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नो रेडिएशन का पार्ट देखिए, रेडिएशन दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र 3 तरह से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन दैट मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशन इसके अंदर ज़्यादातर हीट एनर्जी होती है। जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है देखिए, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज है ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। जो सोलर स्पेक्ट्रम के अंदर इंफ्रारेड रीजन होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी कैरी होती है। सो रेडिएशन। ओके, तो सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है Q। ओके, देन पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी गेट ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर देखिए Q मतलब टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इंसिडेंट। ओके, एंड QA is the radiant heat energy absorbed, QR which is get reflected and QT that is radiant heat energy get transmitted। तो इसका मतलब टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इंसिडेंट क्या लिखेंगे हम, QA प्लस QR प्लस QT। ओके, नो स्मॉल a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, QA बाय Q दैट इज रेडिएंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल और सब्सटेंस, okay, with respect to total radiant heat energy incident on it. That ratio gives coefficient of absorption. Similarly, coefficient of reflection, that means the ratio of radiant heat energy reflected to the radiant heat energy total incident on it. Similarly, coefficient of transmission QT by Q. Okay, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इनकी एडिशन हमेशा 1 होती है। तो ये फॉर्मूला A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1 इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, उसके बाद देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर, जैसे इमिसिव पावर। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वहाँ पर इमिशन रेट ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इमिशन, ओके, मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड, Q मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज़ नथिंग बट इमिसिव पावर। देखिए सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर रेडिएंट हीट एनर्जी इमिट आउट होगी। ओके, A मीन्स व्हाट, द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी। तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, अगर ये स्फीयर बॉडी है तो सरफेस एरिया क्या होगा फिर वहाँ पर 4πr²। अगर क्यूब है वहाँ पर तो सरफेस एरिया क्या होगा फिर 6l²। तो दैट सरफेस एरिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। दिस इज इमिसिव पावर। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर हम EB सफिक्स ऐसे डिनोट करते हैं। EB मतलब इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दैट हैज़ फार्मूला सेम Q/AT, मतलब रेडिएंट हीट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द कॉन्सेप्ट इमिसिव पावर। ओके, देन स्मॉल e का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, द बॉडी
which absorbs 100% radiant heat energy incident on it, that is known as perfectly black body. perfectly black body के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 होता है स्टूडेंट। मतलब अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो आर एंड टी 0 हो जाएगा। मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर अगर रेडिएंट हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं होता है, टोटल एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर एनी बॉडी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन सेम होता है, इज इक्वल टू ई। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, emissive power of any body including ordinary and perfectly black body, okay, is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. मतलब emissive power of any body directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, capital T मतलब absolute temperature of the body। देखिए E is equal to small e sigma T raised to 4, where small e represents कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है तो फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई इज इक्वल टू मतलब ई बी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। ओके, तो ये फार्मूला जनरल फार्मूला स्टूडेंट, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 लेना है, अदरवाइज ये बाकी सारे फार्मूलेज फिर ऑर्डिनरी बॉडीज़ के लिए होंगे। सिग्मा का मतलब होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 10⁻⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4। देखिए यहाँ पर 5678 इस तरह से याद रखिए आप, 5.67 10⁻⁸। ओके, इमिसिव पावर का फॉर्मूला देखिए Q/AT, Q/AT इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेस टू 4। ओके, और Q इज इक्वल टू AT इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ई ए सिग्मा स्मॉल टी T raised to 4. So what is Q? That is the total amount of radiant energy emitted from the body in time t. That is radiant energy emitted. Okay. Now Q/T अगर यहाँ पर रखते हैं, सिर्फ A इधर लाते हैं, तो Q/T is equal to E A sigma T raised to 4. Q/T मतलब क्या होगा? That is rate of radiation, rate of emission. Okay. Now rate of loss of रेडिएशन, देखिए कि यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर है T एंड सराउंडिंग टेम्परेचर है T0, तो हीट एक्सचेंज होती है कंटिन्यूसली। अगर बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो रेट ऑफ इमिशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होता है लेकिन निग्लिजिबल। ओके, तब यहाँ पर क्या होगा कि नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन, देखिए रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन दैट इज नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन, मतलब रेट ऑफ इमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो R इज इक्वल टू देखिए ई ए सिग्मा टी रेस टू 4, दैट टर्म गिव्स द रेट ऑफ इमिशन, एंड ई ए सिग्मा T0 रेस टू 4 दैट गिव्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दोनों का डिफरेंस मतलब नेट लॉस ऑफ रेट ऑफ रेडिएशन। तो ये फॉर्मूला ई ए सिग्मा कॉमन निकलता है, T रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। ओके, नेक्स्ट एक लॉ है देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है देखिए कि किसी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर T है तो वहाँ से रेडिएशन इमिट आउट होगा। ओके, अगर हम उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप तो हमें एक ग्राफ मिलता है। ओके, that means as टेम्परेचर इंक्रीजेस तो यहाँ पर इमिशन रेडिएशन भी इंक्रीज होगा। ओके, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच अगर हम ग्राफ निकालते स्टूडेंट तो वहाँ पर एक पीक पॉइंट मिलेगा, मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इमिसिव पावर ज़्यादा होगा, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम लैम्बडा मैक्स से लिखते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ वेयर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, सो लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट B अपॉन T, वेयर B इज नोन एज वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट
एंड इट हैज़ वैल्यू 2.89 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो लैम्डा मैक्स इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट होता है, बी दैट इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, अब वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूजफुल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस स्टार्स, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सन या फिर मून सरफेस या फिर किसी और स्टार्स या प्लैनेट के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, ये हम वहाँ पर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसके ऊपर ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है सिर्फ, dQ/dt मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग। देखिए एक बॉडी होगी यहाँ पर, इसका टेम्परेचर है थीटा एंड θ0 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, थीटा इज़ ग्रेटर देन θ0, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगा। तो जितनी हीट यहाँ पर रेडिएट होगी दैट इज़ रेट ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मतलब हम कहेंगे यहाँ पर एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर मतलब थीटा माइनस θ0। ओके, तो बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रेडिएशन भी ज़्यादा होता है। नो रेट ऑफ रेडिएशन को हम यहाँ पर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू dθ/dt। व्हाट इज dθ/dt? dθ मतलब फॉल इन टेम्परेचर, ओके, dt मतलब टाइम ड्यूरेशन। सो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, अब फॉल इन टेम्परेचर मतलब वहाँ पर कूलिंग होगा या हीटिंग होगा, कूलिंग होगा। सो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग। ओके, देखिए dθ/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k इन ब्रैकेट थीटा माइनस θ0। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिम्बॉल्स का मीनिंग क्या होगा, dθ मतलब फॉल इन टेम्परेचर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसका टेम्परेचर फॉल होता है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हम θ1 कंसिडर कर दें और ये θ2 की वैल्यू है, ओके, और इसके लिए टाइम लगता है dt सपोज 5 मिनट्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर dθ मतलब फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा, 60 - 50। ओके, सो दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। dt टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट है। नाउ k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है ये, राइट। θ0 मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस, θ0 की वैल्यू। ओके, नाउ थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो थीटा मतलब होता है एवरेज टेम्परेचर। देखिए थीटा की वैल्यू θ1 लेनी है, θ2 लेनी है, इसका एवरेज लेना है। ओके, तो फिर इस कंडीशन में देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, θ1 + θ2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से, मतलब 60 और 50 का एवरेज कितना होता है 55। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी लिखनी होगी इस एग्जांपल में 55। तो इस तरह से थीटा का मतलब एवरेज टेम्परेचर, राइट स्टूडेंट्स।